हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसको स्टार्ट करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाया जाता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो पर्टिकुलर टर्म्स आते हैं जो प्राइमरी डील करते हैं फाइनेंस के मीनिंग से और मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम उस फाइनेंस का उस पार्ट से। देखिए क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपसे बोला कि दो टर्म है, एक टर्म है फाइनेंस और दूसरा टर्म है मैनेजमेंट। यदि हम फाइनेंस को डिफाइन करें तो फाइनेंस बेसिकली क्या होता है, फाइनेंस के अंदर हम बात करते हैं कि जैसे फाइनेंस को कुछ लोग बोलते हैं कि फाइनेंस इज बेसिकली मनी। मनी का सिनोनिम है फाइनेंस। आपने मनी बोला या फाइनेंस बोला एक ही बात है, लेकिन सिर्फ मनी बोलना ही फाइनेंस नहीं होता है। फाइनेंस का मीनिंग होता है provision of money at the time when it is required. Provision of money at the time when it is required. पैसे का इंतजाम करना जिस समय उसकी जरूरत है, ये होता है फाइनेंस। प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बोला गया कि देखिए आपके पास 3 महीने हैं और जाइए और 100 करोड़ रुपीस का इंतजाम करिए। इफ दैट फाइनेंस मैनेजर इज एबल टू गेट दोस 100 करोड़ रुपीस इन 3 मंथ, तो समझ लीजिए कि वो फाइनेंस अरेंज हो गया है। अदरवाइज वो फाइनेंस नहीं कहलाता है। यदि आपने उसको उस समय अरेंज नहीं करा जिस समय उसकी जरूरत है तो हम उसे फाइनेंस नहीं बोल सकते। तो फाइनेंस इज प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। जहां तक मैनेजमेंट की बात है, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज इज अ प्रोसेस where individuals are working in a individuals are working in a group effectively and efficiently in order to attain the predetermined objective of the organization. तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एक इंडिविजुअल्स जो हैं वो ग्रुप में काम करते हैं इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मींस रिलेटेड टू टाइम। ये जो इफेक्टिव वर्ड है दैट इज मींस रिलेटेड टू टाइम, कम से कम टाइम में। एंड इफिशिएंटली मींस रिलेटेड टू कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में उस वर्क को कंप्लीट करना। तो मैनेजमेंट में क्या है कि हमने इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, वो वर्क कर रहे हैं इन अ ग्रुप, कम से कम टाइम में, कम से कम कॉस्ट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और जब हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देते हैं, हम जब इन फाइनेंस और मैनेजमेंट दोनों को ऐड कर देते हैं तो प्राइमरली हमारा सब्जेक्ट का नाम बन जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हिच मींस अ प्रोसेस which is concerned with planning and controlling of firms financial resources। हमारी फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम कैसे अच्छे ढंग से कंट्रोल और प्लान कर पा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस जो है इट मींस प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। मनी का अरेंजमेंट करना जिस समय उसकी जरूरत है। फाइनेंशियल वर्ड के साथ में जब मैनेजमेंट ऐड हो जाता है तो फाइनेंस का जो मीनिंग है ना उसमें भी एक चीज और ऐड हो जाती है, विच सेज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। तो अब हम यदि कोई आपसे पूछे कि फाइनेंस क्या होता है, तो फाइनेंस इज बेसिकली प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट मनी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट रिसोर्सेज। तो आपने अरेंज भी करा जिस समय आपको जरूरत है, एट द सेम टाइम आपने उसको प्रॉपर सही तरीके से यूटिलाइज भी करा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसको हम ये बोलते हैं कि वो उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व है, उसमें प्लानिंग इन्वॉल्व है, उसमें कंट्रोलिंग इन्वॉल्व है ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कहाँ से हम अरेंज करें उस मनी को, ठीक है, और अरेंज हो गया तो फिर उसको यूटिलाइज कैसे करें। अब आप बोलेंगे जी क्या दिक्कत है जी, अरेंज तो हो जाता है, हमारे पापा के पास बहुत पैसा है, हम उसी को बिजनेस में लगा देंगे, हमें क्या टेंशन है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है।
अच्छा जी, जिसके पास पापा का पैसा नहीं है वो कहाँ से अरेंज करे? जो बैंक के पास आप जाएंगे लोन लेने तो बैंक भी पहले सिक्योरिटी रखेगा ना, जिसके पास सिक्योरिटी नहीं होती बैंक उसको लोन ही नहीं देता, तो आप कहाँ से फंड अरेंज करेंगे? तो आप यदि एक प्रोप्राइटरी फर्म ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो ठीक है, आपको लग सकता है कि पापा जी का पैसा है हमारा, उसी को हम चला देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। तो प्रोप्राइटरी फर्म के अंदर तो ये काम चल जाता है जी, हमारी खुद की है तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम पार्टनरशिप में हैं तो हम बोलते हैं जी ठीक है जी, पार्टनरशिप में है तो भी क्या दिक्कत है, हम सब जो है ना आईआईटी आईएम से पढ़े हुए हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है ये समझने की कि फाइनेंस कहाँ से अरेंज होता है, हम खुद ही अरेंज कर लेंगे जी। हम आपके पास मनी है, हम 20-20 25-25 लाख रुपए लगाएंगे और 1 करोड़ रुपए अपने बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर देंगे। अब आप एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको से सपोज 10 लाख रुपए की जरूरत है, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आप एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, आपने आपको से 1 करोड़ रुपए की जरूरत है और 4 पार्टनर्स मिले और उन्होंने बोला हम अरेंज कर देंगे, यहाँ तक तो आपको लगेगा कि सब अरेंजमेंट हो गया। सपोज आप एक कंपनी ओपन करते हैं और कंपनी ओपन करते हैं एंड यू नीड अ फंड ऑफ से 500 करोड़ रुपीज, ठीक है, और मे बी मोर 1000 करोड़ रुपीज या उससे भी ज्यादा। हमें बड़ी रिफाइनरी लगानी है, बड़ा प्लांट लगाना है, हमें मनी चाहिए बहुत ज्यादा। अब इतना मनी हम कहाँ से अरेंज करें? हम कोई 1 2 4 करोड़ की बात नहीं कर रहे। जब हम लार्ज स्केल पे बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि हमें लार्ज स्केल पे फंड चाहिए, तो वो फंड अरेंज कहाँ से होगा? वो फंड जो है ना, वो बैंक तो आपको देगा नहीं, और कोई पर्सनल फाइनेंस से आप इतना फंड इन्वेस्ट करके इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते, तो हम कैसे उस फंड को अरेंज करें? एट दैट मोमेंट हमें कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जो हमें गाइड कर सके कि ये फंड्स हम कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, एट द सेम टाइम अरेंज हो गया तो उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको बताएगा कि आप कहाँ कहाँ से फंड सोर्स कर सकते हैं, और सोर्स हो गया तो फिर उसके बाद उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो प्राइमरली कंसर्न किससे कर रहा है? वो कंसर्न कर रहा है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और प्लानिंग के टाइम पे हम ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि वो फंड्स हम कहाँ से अरेंज करेंगे और फिर इसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे होगा। इसलिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो हम पढ़ते हैं। अब देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा हमें ये तो पता लगा कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, पर ये जो सब्जेक्ट है ये इवॉल्व कैसे हुआ, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, इसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इवॉल्व। देखिए, अप्रोक्सीमेटली इन द ईयर 1930s के आसपास की हम बात करें, आफ्टर दैट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो रहा था, उस समय की जब हम बात करें, तो बेसिकली इस एरा में क्या हुआ था कि देयर वाज नो बैंक वर गिविंग अस फंड्स। उस समय कोई बैंक तैयार नहीं था फंड देने के लिए, ठीक है ना। तो बैंक हैज refused us refused the corporates to give funds। बैंक ने मना कर दिया कि हमको फंड नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि सब जगह डिस्ट्रक्शन हो चुका है, तो फंड क्यों देगा बैंक? बैंक मैंने आपको बताया, जब तक आप अच्छी सिक्योरिटी नहीं देखेंगे बैंक को लगेगा नहीं कि आप इस कंडीशन में है कि यू विल एबल टू रीपे योर लोन, वो आपको लोन देंगे ही नहीं। तो कंपनी को, बिजनेस को समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से फंड अरेंज करें। देखो, एक कॉन्सेप्ट था पहले, क्या था? बिजनेस हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी वाज द मेन फोकस ऑफ डूइंग बिजनेस एट दैट टाइम, और हमेशा से वो चीज रही थी। लेकिन जब फंड ही नहीं है तो आप अपनी कंपनी को रन कहाँ से करोगे? ठीक है ना, फंड आएगा, अपनी कंपनी को रन करोगे तब जाके तो प्रॉफिट होगा। या हम उसकी सोच सकते हैं जब हम सेल करेंगे या अर्निंग्स करेंगे, लेकिन जब आपके पास अपने बिजनेस को रन करने के लिए मनी ही नहीं है तो आप प्रॉफिट की तो बहुत दूर की बात है सोचने का। पहले तो ये देखिए कि बिजनेस सरवाइव कैसे करे। तो जो बिजनेस का फोकस है ना, फोकस शिफ्टेड फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी टू लिक्विडिटी। अब प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था लिक्विडिटी।
उन्होंने बोला कि ठीक है यार, वो सब तो ठीक है कि आपको मनी चाहिए, आपको प्रॉफिट अर्न करना है, हमें बिजनेस करना है तो हमें प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन उन्होंने बोला कि प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा आप लिक्विडिटी की जरूरत है। लिक्विडिटी मतलब हमारे पास रेडी कैश होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, हमारे बिजनेस को रन करने के लिए मनी चाहिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए। उसके बाद हम सोचेंगे कि कहाँ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो प्रॉफिट तो सेकेंडरी थिंग है, सबसे पहले लिक्विडिटी हमारे पास होनी चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो उनको समझ नहीं आया कि कहाँ से ये चीज हम सोर्स करें, तो दे कम अप विद एन आइडिया ऑफ इशूइंग द शेयर कैपिटल। ठीक है, अब हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों से फंड रेस करेंगे, तो शेयर कैपिटल वाला जो टर्म है वो वहां से इवॉल्व होना शुरू हुआ। इसी कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे हमने आगे और बढ़ाया, तो 1960s 70s तक आते आते एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हमने बोला कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको हम CAPM भी बोलते हैं। CAPM इज बेसिकली दैट मॉडल जो आपको ये बताता है कि जो भी एक इंडिविजुअल है उसको आप पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है ना, हमने बोला कि इन्वेस्ट योर फंड इन डाइवर्सिफाइड एरियाज। ठीक है ना, इन्वेस्ट योर फंड इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नाम का जो एक टर्म है ना वो आना शुरू हुआ। उससे पहले हम ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने बोला कि अब हम अपने फंड्स को कैसे यूटिलाइज करें, सब फंड को एक ही जगह मत इन्वेस्ट कर दो, सारा मनी उठा के शेयर मार्केट में लगा दिया नहीं, सारा मनी का गोल्ड खरीद लिया नहीं, सारा मनी को बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया नहीं, कुछ मनी शेयर मार्केट में, कुछ मनी गोल्ड में, कुछ मनी प्रॉपर्टी में। डाइवर्सिफाई करो उसको, अलग अलग एरिया में लगाओ कि कहीं कुछ लॉस हुआ तो बाकी जगह से वो कंपनसेट हो सके। तो दैट डाइवर्सिफाइड योर पोर्टफोलियो, इंडिविजुअल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो 1960-70s में आते आते स्टार्ट हुआ। 1960-70s के बाद में 1980s-90s में एक नया टर्म आना शुरू हुआ कि ठीक है, हमने शेयर्स डिवेंचर्स तो इशू कर दिए, शेयर्स वेयर्स हमें पता लग गई कि हमें शेयर्स कैसे करना है, डिवेंचर्स कैसे इशू करना है। बेसिकली जिसको नहीं पता, शेयर्स डिवेंचर्स स्मॉलर अमाउंट में लोगों से मनी लेना। और शेयर्स में क्या होता है कि हम यदि इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं, तो यदि हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो वो पर्सन ओनर बन जाता है। सपोज एक पर्सन है, उसके पास 100% शेयर है और उसने कैपिटल रेस करनी चाहिए, और उसने बोला कि ठीक है आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए और फिर मैं आपको उस प्रपोर्शनेट एक कुछ शेयर जो है कंपनी का वो दे दूंगा, आप उतने परसेंट के ओनर बन जाएंगे। सपोज एक फर्म के पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, 1 लाख रुपए की कैपिटल में से किसी पर्सन ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, तो ही इज द ओनर ऑफ 10% ऑफ द होल्डिंग। 10,000 जो 1 लाख में जितना पोर्शन रखता है उतने परसेंट की आपको होल्डिंग मिल जाएगी। तो वो शेयर्स डिवेंचर्स तक तो ठीक है। अब डिवेंचर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स भी ऐसे होते हैं, आपने स्मॉलर अमाउंट में जो मनी है जो वो रेस करना शुरू करा, स्मॉलर अमाउंट में मनी आपने रेस करना शुरू करा, लेकिन आपको उसके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है और वो रिडीमेबल होते हैं। जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं ना, आपने एक कंपनी है और कंपनी ने मनी रेस करा, कंपनी ने 1 करोड़ रुपए मंगाए एज अ डिवेंचर, स्मॉलर स्मॉलर अमाउंट में लोगों ने मनी इन्वेस्ट कर दिया। आपने उनको वादा किया कि हम आपको 5% का इंटरेस्ट देंगे हर साल, और जब 5 साल बाद ये टाइम खत्म हो जाएगा तो आपका जो मनी आपने हमें दिया वो भी हम रीपे कर देंगे। जैसे बैंक का लोन हम वापस रीपे कर देते हैं विद इंटरेस्ट, वैसे ही डिवेंचर्स भी कंपनीज का जो मनी रेस करती है जब, तो वो वापस कर देती है टू द डिवेंचर होल्डर्स। 5 साल बाद उन्होंने वो 1 करोड़ भी लौटा दिए और हर साल उन्होंने इंटरेस्ट भी दिया। अब क्या हुआ कि ये डिवेंचर शेयर्स तो पुरानी बात है, हमने डिस्कस करा कि 1930, 40, 50s में ये कॉन्सेप्ट आ गया था कि शेयर मनी रेस करो और ये सारी चीजें करो। अब इन्होंने सोचा कि ये डिवेंचर्स का मनी जो है ना, ये 5 साल 10 साल जितने साल के लिए डिवेंचर आप इशू करते हैं इसको हमें वापस करना पड़ता है। तो क्यों ना हम एक ऑप्शन देते अपने डिवेंचर होल्डर्स को कि आप हमारे शेयर होल्डर्स बन जाइए और आप हमारी कंपनी के ओनर्स बन जाइए। बस आप ये जो मनी हम आपको वापस करेंगे, इसकी जगह आप इसी मनी से उतने के शेयर्स हमसे परचेज कर लिए। तो हमने एक ऑप्शन निकाला, फुल्ली कन्वर्टेबल और पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ये पहले नहीं था, पहले सिर्फ डिवेंचर्स या शेयर्स था। हमने बोला कि इसको कन्वर्ट कर लेते, जब हमें मनी वापस देने की बारी आएगी, हमने एक शेयर डिवेंचर इशू करा, 1 करोड़ रुपए मंगाए, हर साल उसका 5-5% हमने
डिवेंचर के ऊपर जितना इंटरेस्ट बनता था वो हमने डिवेंचर होल्डर्स को दिया। 5 साल बाद जब डिवेंचर्स का मनी वापस करने की बारी आई तो हमने बोला कि आप हमारी कंपनी के ओनर्स बन जाइए, ये जो मनी है ये लेने की बजाय आप क्या करिए, ओनर्स बन जाइए। तो उनको भी लगा कि ठीक है, यदि कंपनी के अंदर ग्रोथ है और हमें इसमें ज्यादा रिटर्न मिल सकता है तो हम कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, हमें हर साल डिविडेंड भी मिलेगा या जो भी कुछ उनकी कंडीशंस हैं। तो इस तरह से यदि आप उस मनी को, जो मनी आपको वापस करना था, उस मनी को आपने सेव कर लिया, वापस करने की बजाय आपने क्या दिया उनको, एक शेयर सर्टिफिकेट, और वो मनी ऑटोमेटिकली नंबर्स में कन्वर्ट होके शेयर्स में कन्वर्ट हो गया, तो आपको देना नहीं पड़ा, तो यू हैव सेव दैट मनी। तो उस मनी को भी आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो निकल के आ गया। अब इस तरह की जब बातें होंगी तो 90s के बाद मतलब 2000 आते आते उन्होंने बोला यार कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है। अब ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग हो गया। इंजीनियरिंग वर्ड मतलब इंजीनियर थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ना, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग वर्ड जो है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इंजीनियर सुनने के बाद लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं, ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है, क्योंकि इसमें भी दिमाग लगता है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि कैसे हमको करना है, क्या करना है, ये सब चीजें। तो कुछ नए नए वेज जो है ना वो फाइंड आउट करने शुरू करें कि कैसे अब हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने रिसोर्सेस का। तो ये अभी भी सब्जेक्ट जो है ना ये इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, सिचुएशन टाइम के हिसाब से अभी भी हम इसको इवॉल्व करते जा रहे हैं। तो ये कोई ज्यादा पुराना सब्जेक्ट नहीं है। जब हमें 90s 30s के बाद फंड्स की जरूरत पड़ने लगी और बैंक के अलावा हमें फंड सोर्स ढूंढना पड़ा, तब से ये सब्जेक्ट इवॉल्व होता शुरू हुआ। और धीरे धीरे हमने देखा कि आज ये सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम इस सब्जेक्ट को एज अ ब्रॉडर वे में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना उसके, बिना प्रॉपर यूटिलाइजेशन के, बिना सोर्स ऑफ फंड के पता करे हम आज की डेट में अपने बिजनेस को बड़े स्केल पे रन नहीं कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो है क्या, एट द सेम टाइम उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। आगे के लेक्चर्स में हम और समझेंगे, इस सब्जेक्ट के आगे के यूनिट्स को भी कवर करेंगे। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।